Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to read the chapter Bringing Up Kari. ठीक है, Bringing Up Kari के चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो चैप्टर है ये एन एलियन हैंड क्लास 7 का बुक है, सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर बुक एन एलियन हैंड। तो उसके ये चैप्टर है चैप्टर 2 और इसमें एक हाथी के बारे में जिक्र किया गया है। तो बच्चों जो भी क्लास 7 में अभी है, जिनका भी एग्जाम भी होने वाला है, स्टोरी को पढ़ना चाहता है, जानना चाहते हैं, तो जीके ऑनलाइन क्लासेस पे अगर आप पहली बार भी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा, सीखने को जरूर मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले जीके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। ओके, अब स्टार्ट होता है स्टोरी कि कारी अ 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट, कारी जो कि एक 5 महीना बेबी एलिफेंट है, 5 महीने का, लिव्स एंड ग्रोज अप विथ हिज 9 year old फ्रेंड एंड कीपर। वो रहता है और साथ में बड़ा भी होता है अपने 9 साल के दोस्त और उसके कीपर के साथ में भी। एलिफेंट के कीपर को हम लोग माहौत कहते हैं, बच्चों के माहौत कहते हैं। कारी डजंट ईट मच, कारी ज्यादा खाता नहीं है, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। एक दिन में लगभग बस 16 kg ट्विक्स खा लेता है। वो ट्विक्स क्या हो गई, तो पेड़ की टहनियां और नरम टहनियां, तो वो लगभग 16 किलोग्राम ट्विक्स जो है वो एक दिन में खा लेता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। खेलते खेलते और उछलते कूदते वो जो है कारी जो है वो एक डूबते हुए बच्चे को बचाता है। अब किस तरीके से घटना घटी तो हम लोग स्टोरी में आगे देखेंगे। अब कारी द एलिफेंट वाज 5 months old व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। कारी 5 महीने का था जब वो मुझे मिला था कि उसका देखभाल करने के लिए। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मैं 9 साल का था और मैं उसकी पीठ तक ही पहुंच सकता था अगर मैं अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाऊं तो। पैरों पे कहने का मतलब कि पैर की उंगलियों पे भी खड़ा हो जाऊं तो, टिप्टो यानी पैर की उंगलियों पे भी। He seemed to remain that high for nearly 2 years और उसकी ऊंचाई लगभग 2 साल तक उतनी ही रही। जब कीपर के साथ मिला था कारी तो उसकी ऊंचाई लगभग 2 साल तक उतनी ही रही। We grew together, हम साथ में बढ़े। That is probably why I never found out just how tall he was. इसीलिए शायद कीपर को कभी पता नहीं चला कि वो कितना लंबा होते गया। जब भी जैसे भी कारी की हाइट बढ़ी तो कीपर को भी अंदाजा नहीं लगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हाथी जो है लंबा होता है, तो इसलिए कीपर को भी अंदाजा नहीं लगा। He lived in a pavilion, वो एक पवेलियन में रहता था, कारी एक पवेलियन में रहता था जहां रहता था। तो अंडर thatched roof which rested on thick tree stumps. थैचेट का मतलब हो गया घास फूस, तो ठीक है, तो घास फूस के बने हुए छत के नीचे में, और ट्री स्टम्स मतलब जो पेड़ के मोटे मोटे तने के उसके कॉर्नर्स बने हुए थे जिसपे उन थैचेट को, घास फूस का जो छत है उस पर टिकाया गया था। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड आउट। और इसलिए इतने मोटे मोटे जो थिक स्टम्प्स इसलिए लगाए गए थे ताकि कारी उनसे टकराए नहीं जब भी वो अगर कहीं बाहर निकलने की कोशिश करे या फिर खेलने भी अंदर में पवेलियन में कहीं तो। One of the first thing Kari did was to save the life of a boy. सबसे पहला काम जो कारी ने किया था बहादुरी का, तो वो था कि एक बच्चे की जान बचा करके। Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day. कारी ज्यादा खाता नहीं था, लेकिन फिर भी, nevertheless का मतलब हो गया फिर भी, लेकिन फिर भी उसे 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग एक दिन में चाहिए होता था। 40 पाउंड्स, एक पाउंड में हो गया 450 ग्राम बच्चों, ओके। एक पाउंड में 450 ग्राम, तो 40 पाउंड जो है वो लगभग 18 केजी हो गया। ओके, एग्जैक्टली 18 केजी। तो एक दिन में उसे टू च्यू एंड टू प्ले विथ, उसे चबाने के लिए और खेलने के लिए लगभग 40 पाउंड्स ऑफ ट्विक्स चाहिए होते थे। एवरी डे आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर सुबह कीपर जो उसको नदी के किनारे ले जाया करता था, आई यूज्ड टू टेक यानी मैं उसे नदी के किनारे ले जाया करता था नहलाने के लिए। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of river for an hour. वो नदी के मिट्टी पे 1 घंटे तक लेटा रहता था जब तक मैं उसे नदी की मिट्टी से 1 घंटे तक मालिश करता था। तो मिट्टी से जो है, नदी की मिट्टी से जो है, बालू से उसका मालिश किया करता था कारी का, उसका कीपर। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो पानी में लंबे समय तक पड़ा रहता था। ऑन कमिंग आउट ऑफ हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। और जब वो बाहर निकलता था तो वो इबोनी की तरह उसकी शरीर जो है, उसका चमड़ा जो है वो चमक रहा होता था कारी का। एंड ही वुड स्क्वील, और फिर उसके बाद वो आवाजें निकालता था खुशी से, विथ प्लीजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और जैसे ही मैं उसके पीठ के ऊपर से पानी गिराता था तो वो खुशी से आवाज भी निकालता था। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर दी स्टम्प्स ऑफ ट्रीज एंड इट इज द थैचेट। ठीक है, घास फूस का बना हुआ ये जो झोपड़ा है, तो इट इज द थैचेट।
सो ये इट इज द हाइट ऑफ द कीपर इन कंपैरिजन टू द कारी। ओके, तो जब इसे नहलाने के समय में वो मालिश करता था मिट्टी से, बालू से, और उसको फिर मजा भी आता था, फिर वो 1 घंटे तक पानी में भी रहता था। आगे क्या हुआ कि देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर मैं उसे कान से पकड़ता था, बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि वो आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है किसी भी हाथी को रास्ता दिखाने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल व्हाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम डिलीशियस ट्रिक्स फॉर हिज डिनर। और वो जो है उसका जो कीपर है उसको जंगल के किनारे में, ठीक है, एज ऑफ द जंगल यानी जंगल के किनारे में उसको छोड़ देता था। व्हाइल आई वेंट इन द फॉरेस्ट, जबकि मैं जंगल में जाता था उसके लिए लिशियस, लिशियस यानी डिलीशियस, और ट्रिक्स यानी ब्रांचेस। अब एलिफेंट ब्रांचेस खाते थे तो उसलिए उसके लिए डिलीशियस ट्रिक्स, ताकि उसके रात का भोजन का व्यवस्था हो सके। फर्दर, वन हैज टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। तो जो अब इसको कंफ्यूज नहीं हो जाएगा हैचेट से, इट इज द हैचेट। हैचेट का मतलब हो गया कुल्हाड़ी, क्योंकि जो कुल्हाड़ी होता है तो ये हो गया हैचेट। तो ये किसी के पास एक बहुत ही धारदार कुल्हाड़ी चाहिए था उन टहनियों को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन दी हैचेट, एक कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए आधे घंटे का समय लग गया। बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, क्योंकि अगर किसी भी टहनी को कुछ भी नुकसान पहुंचता, ठीक है, वो बीच से फट जाता या बेढंग का हो जाता, तो हाथी उसको छूता तक नहीं, खाने की बात अलग है, खेलता भी नहीं उससे और छूता तक नहीं। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स, ये कोई आसान काम नहीं था उन टहनियों को पाना। एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी, सैपलिंग्स यानी जो नई नई पत्तियां निकली होती हैं ट्विग्स में, जो टहनियों पे, तो वो भी कारी के लिए बहुत कोई आसान काम नहीं था, दिन भर में 18 किलो ट्विग्स कलेक्ट करना। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज, मुझे हर तरह के पेड़ पे चढ़ना पड़ता था, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, ताकि मुझे सबसे ज्यादा मुलायम और नरम टहनियां मिल सके। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री, कारी का सबसे पसंदीदा जो ट्विग्स था, ब्रांचेस था, वो था बनियान ट्री का यानी बरगद के पेड़ का। विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, क्योंकि वो जो बरगद का पेड़ जो दूर से ही बहुत भव्य की तरफ पेड़ उग जाता था। और कैथेड्रल मतलब कि चर्च, आपने देखे होंगे चर्च का गेट कि टॉप पे कैसा होता है, तो उसी तरीके से बरगद का पेड़ भी विशालकाय हो जाता था। तो इसीलिए कारी का फेवरेट था उसके ब्रांचेस को खाना। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ कलेक्ट कर रहा था, तो ये कीपर जो वो कुछ कलेक्ट कर रहा था उस समय में। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च के समय में, व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, तभी उसको आवाज सुनाई दिया कि कारी उसको दूर से बुला रहा है कीपर को। पर द एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, वो अभी भी बच्चा था, कारी 5 महीने का ही था, ज्यादा समय का बात नहीं हुई है, तो वो भी बच्चा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, इसीलिए उसकी आवाज एक्चुअल एलिफेंट की तुलना में एक बच्चे की आवाज ही लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मुझे लगा कि कोई हर्ट है, किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया है, कारी को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, हर्टिंग हिम। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसीलिए मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा। एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और फिर मेरी बहुत ही तेजी से जंगल के किनारे में पहुंचा। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहां पे उसने कारी को छोड़ के रखा था कीपर ने। बट ही वॉज नॉट दे, लेकिन कारी वहां पे नहीं दिख रहा था, क्योंकि कीपर ने उसको वहां पे छोड़ करके गया था, और उसका डेली का काम रहता था वहां पे छोड़ के जाना, लेकिन आज कारी वहां पे नहीं दिख रहा था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, नाउ द कीपर लुक्ड फॉर द कारी एवरीवेयर, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं नदी के किनारे भी गया। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट सरफेस, तो उसने क्या देखा कि काले रंग का कुछ जो है नदी के बीच में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और वो काले रंग का जो भी चीज बाहर निकल रहा था वो कुछ और ऊपर गया, और उसको पता चला कि ये इसके हाथी का सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, ठीक है, वो उसको तो लगा कि हाथी डूब रहा है, तो वो हेल्पलेस भी था, असहाय था, उसको मदद नहीं कर सकता था। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। और हाथी का वजन लगभग 400 पाउंड था, 400 पाउंड की का वजन था उसका, तो 1800 किलो के आसपास का था वो, ठीक है, 180 किलो के आसपास का, कारी 180 किलो के आसपास का था। तो उसके वजन को वो ढो करके बाहर नहीं निकाल सकता था कीपर, बहुत ही ज्यादा था, तो इसीलिए उसको पानी में मदद के लिए उतर भी नहीं सकता था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन उसने फिर देखा कि कारी का पीठ दिख रहा है पानी के बाहर से। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और कारी ने भी उसकी तरफ देखा, कीपर की ओर। ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप द शोर, और जैसे ही कारी ने देखा कि उसका कीपर भी उसकी ओर देख रहा है, तो वो ट्रम्पेट यानी चंघाड़ने लग गया, सुर से आवाज निकालने लग गया, और नदी के किनारे आने की कोशिश करने लग गया। देन स्टिल
ट्रम्पेटिंग, और साथ में वो चिंघाड़ते हुए ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। किसने? तो कारी ने कीपर को पानी में धक्का दे दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं नदी के बहाव में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम, मुझे एक बच्चा दिखा जो नदी के तह पे, नदी के बिस्तर पे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, ऑफ द रिवर, ठीक है, नदी के तह पे। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, वो पूरी तरीके से जमीन पे नहीं पहुंचा हुआ था, बट वॉज समवॉट अफ्लोट, लेकिन कुछ ना किसी तरीके से वो तैर रहा था ऊपर में, ठीक है, पूरी तरीके से जमीन पे नहीं पहुंचा हुआ था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर, अभी आई यहाँ कहा जा रहा है कीपर को कि वो सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे पहुंचा, टू टेक माई ब्रेथ, अब उतना देर पानी में रह रहा था तो इसीलिए थोड़ा सांस लेने के लिए वो बाहर निकला। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और वहां पे कारी खड़ा था, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और कारी को उसने जब देखा कि कारी का जब पांव जो है वो मिट्टी में पूरा धंसा हुआ है इस तरीके से, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर मी, और वो अपने सूंड को इस तरीके से आगे बढ़ाए हुए जैसे वो कारी की मदद करने के लिए वहां पे खड़ा है कि जैसे ही कारी बाहर सॉरी कीपर बाहर आएगा तो कारी उसके सूंड को पकड़ सके। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस। ओके, आई डाइव्ड डाउन अगेन, अब कीपर जो था वो फिर से नदी में छलांग लगा दिया और उस लड़के के शरीर को, जो डूबा हुआ बच्चा था, उसके शरीर को सरफेस पे लाया। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन वो अच्छा एक स्विमर नहीं था, कीपर जो एक अच्छा स्विमर नहीं था उतना, आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। अब उसे लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छा स्विमर ना होने की वजह से उसे क्या हुआ कि पानी अपने साथ बहा के भी ले जा रही थी, वो जो बच्चा कीपर था तो पानी अपने साथ बहा के ले जा रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब बहाव के साथ बहते जाना, तो सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कारी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, ठीक है, तो कारी ने उन्हें देखा कि वो बच्चे पानी के साथ बहते जा रहे हैं, तो कारी जो यूजुअली स्लो था, धीमा था, और पॉन्डरस, पॉन्डरस का मतलब है बच्चों की हेवी वेट की वजह से धीमा हो जाना, तो कारी जो है वो स्लो तो था ही और साथ में पॉन्डरस भी था, यानी उसका वजन की वजह से वो थोड़ा धीमा था। सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, डार्टेड मतलब अचानक एम लगा करके नीचे आना, ओके, डार्टेड मतलब कि एम लगा करके स्पीड में जाना, तो डार्टेड डाउन नीचे की तरफ वो निशाना लगा करके ऐसा लगा, लाइक अ हॉक एंड केम हाफ वे इनटू द रिवर, तो बाज की तरह कारी ने छलांग लगाई और वो लगभग पानी में आधा आ गया। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, तो वहां पे उसने देखा कि कारी पानी के आधा में आकर के भी अपना ट्रंक जो है वो आगे बढ़ा रहा है ताकि कीपर उसे पकड़ सके। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसके सूंड को पकड़ सकूं, लेकिन वो स्लिप कर गया, फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर दी वाटर अगेन, और मैंने पाया कि मैं फिर से पानी के अंदर बहते जा रहा हूँ। तो आप ये इमेज में देख सकते हैं कि कैसे कारी आया हुआ है मदद करने के लिए अपने कीपर को, और कीपर उस ड्राउनिंग बॉय को भी के बॉडी को भी अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। फर्दर, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वाज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, लेकिन इस बार जब उसकी सूर से हाथ छूटा कीपर का, तो उसने देखा कि पानी ज्यादा गहरा नहीं है जहां पे वो इस बार गिरा है। सो आई सैंक टू द बॉटम, तो इस बार फिर वो नदी के नीचे की ओर गया, ठीक है, सैंक टू द बॉटम यानी सैंक का मतलब होता है डूबना, लेकिन यहाँ डूबने का मतलब कि वो तैर करके नीचे की ओर गया, बॉटम ऑफ द रिवर, एंड डबल्ड अप माई फीट अंडर मी, और फिर मैंने अपने दोनों पैर को सरफेस के नीचे रखा, ठीक है, डबल्ड माई फीट अंडर मी, अपने नीचे जो पैर है उसको सरफेस पे दबाया, एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, पूरा नीचे तक गया, पूरा एकदम सरफेस तक, रिवर बेड के सरफेस तक, और अपने दोनों पैरों को रिवर बेड पे किक किया, एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और एक तीर की तरह ऊपर की ओर छलांग लगाया। मान लीजिए कि ये रिवर बेड है, तो यहाँ पे जब कीपर पहुंचा तो उसने अपने पैरों को कस के प्रेस किया ताकि वो ऊपर की ओर जा सके तीर की तरह, लाइक एन एरो। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय, उसने ये इसके बावजूद कि मैंने उस डूबते हुए बच्चे को पकड़ा हुआ था विथ माई हैंड, एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर ऊपर की ओर बढ़ रहा था, आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, मुझे एहसास हुआ अपने गर्दन के पास में एक लासो, लासो हो गया चाबुक, ओके, जिस रस्सी की तरह, तो आप ये इमेज में जैसे देखे थे ना कि अभी सूर से पकड़े हुए हैं, सो इट इज द इमेज ऑफ दिस सीन। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे गर्दन के पास में रस्सी बंधी हुई है कीपर को, दिस फ्राइटेंड मी, और इससे कीपर थोड़ा डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी, मुझे लगा कि कोई पानी का जानवर है मुझे निगलने वाला है।
आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, तब मुझे कारी की आवाज आई। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और तब मुझे पता चला कि ये उसकी सूंड है जो मेरे गले में फंसी हुई है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और वो हम दोनों को खींच करके नदी के किनारे पे ले आया। सो दैट्स हाउ कारी सेव्ड द बॉय ऑफ अ लाइफ ऑफ अ बॉय। राइट, फर्दर कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानाज। अब कहानी में आगे क्या हो रहा है कि कारी को राइप, राइप का मतलब हो गया पके हुए, और फॉन्ड का मतलब हो गया पसंदीदा। तो कारी जो है पके हुए केलों का पसंदीदा फल हो गया, मतलब कारी के लिए पके हुए केले एक पसंदीदा फल हो गए। सेकंड की ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वो खुद की मदद में ज्यादा विश्वास रखता है। मच टू दिस डिस्कम्फर्ट, आराम ना करने में ज्यादा रखता है। ऑफिस फ्रेंड, ठीक है, सेल्फ हेल्प एंड मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ स्टूडेंट, और दोस्तों को तकलीफ देने में। फर्दर विथ क्वाइट डिग्निटी, पूरे प्राइड के साथ, कारी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। अब चाइडिंग का मतलब हो गया बच्चों की डांट, कि जो बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसको जो डांट पड़ती है, तो इस तरीके से वो डांट को भी सुनता है कि उसको एहसास है कि उसने गलती की है, इसीलिए उसको डांट पड़ रही है। तो उसके लिए जो वर्ड है ये हो गया चाइडिंग। ऑलराइट, फर्दर कारी वाज लाइक अ बेबी, कारी जो एलिफेंट था वो एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम ही व्हेन ही वाज नॉटी, ही वाज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। ठीक है, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसे ट्रेन किया गया था, उसे ऐसा प्रशिक्षण दिया गया था कि वो अच्छा ही रहे। लेकिन अगर इफ यू डू नॉट टेल हिम, लेकिन अगर तुम उसे नहीं बताओगे कि नॉटी नहीं होना है, कि जब वो नॉटी हरकतें कर रहा है तो उसे बताना रहेगा कि वो बदमाशी ना करे। ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर, लेकिन अगर उसे नहीं बताओगे तो वो और ज्यादा बदमाशी करने लग जाएगा। फॉर इंस्टांस वन डे, अब एक दिन की बात है, somebody gave him some bananas to eat, किसी ने उसे केले दे दिए खाने के लिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, और जल्द ही उसे पके हुए केले खाने का ज्यादा पसंद होने लग गए। ठीक है, ग्रेट लव यानी उसे पके हुए खाना, जो केले जो है वो खाना ज्यादा पसंद आने लग गए। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो, जो राइटर है उनके घर में टेबल, विंडो के पास जो टेबल थी, तो उसमें एक लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट रखा करते थे। इन द डाइनिंग रूम, खाने की जगह पे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल, एक दिन जितने भी केले थे उस टेबल पे डिसअपीयर्ड, सब गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट, और उनकी परिवार जो था उसने नौकरों को ब्लेम किया, दोष ठहराया कि उन्होंने सारे फल खा लिए इन दी हाउस, घर में जितने भी फल है सारे फल नौकरों ने खा लिए। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन, कुछ दिन बाद फल फिर से गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, और इस बार दोष जो है वो कीपर को यानी राइटर को पड़ा। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, लेकिन जो कीपर है वो जानता था कि उसने ऐसा गलती नहीं किया है, वो चुरा करके फल खाएगा नहीं। इट मेड मी वेरी एंग्री, अब इसकी वजह से जो कीपर था उसे बहुत गुस्से आ गई। एंड माई पेरेंट्स हैड दी सर्वेंट्स, एंड माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और सब परिवार के जितने भी लोग थे, चाहे उनके कीपर के परिवार वाले थे, मम्मी पापा थे, और जो उनके नौकर थे, सब गुस्से में थे। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि अब इनको लग रहा था, कीपर को लग रहा था कि बाकी लोगों ने फल को खाया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन, अगली बार जब उनके घर से फल गायब हुआ तो कीपर ने देखा था कि कारी के पवेलियन में जो है केले छितराए पड़े हैं। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, जिसकी वजह से उसे बहुत ही अचंभा हुआ था। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, अब अभी तक उसने वहां पे केले कभी नहीं देखे थे। कारी अभी तक क्या खा रहा था, सिर्फ फ्रूट्स, ट्रीज के ट्विग्स, उनके टहनियों को, उसके सैपलिंग्स, हरे हरे पत्तियों को। लेकिन अब राइप फ्रूट्स खाने का आदत हो गया था, पसंद आने लग गया था कारी को, तो इसीलिए उसके पवेलियन में पके हुए फल देखे, बनाना देखे कीपर ने। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लव्ड ऑन ट्विग्स, ठीक है, अभी तक वो जो था सिर्फ टहनियों पे जी रहा था। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, अगले दिन जब वो डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, वो ये सोच रहा था कीपर कि क्या उसे कुछ फल लेने चाहिए टेबल से। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, ओके, डिस्कस किया जाएगा। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, अपने पेरेंट्स से पूछे बिना क्या वो टेबल से फल ले सकता है। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक, एक काली सी, ठीक है, एक लंबी सी काली सी चीज सांप की तरह ही दिखने वाली, सांप की तरह ही दिखने वाली उसे दिखी कीपर को। सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपीयर्ड विथ ऑल द बनानास, वो खिड़की से बाहर, खिड़की से आई और पूरे बनाना, पूरे केले लेकर के चली गई। तो ये कीपर को दिखा वहां पे। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनाना, तो कीपर जो वो और ज्यादा डर गया क्योंकि उसने कभी सांप को
केला खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट कुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। हो सकता है कि कुछ और ज्यादा ही भयानक सांप हो जो अंदर तक आया और केले लेके भाग गया, फल लेके भाग गया। आई क्रीप आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हर्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। अब उसे वो सांप जैसा लगा तो उसको ये लगा कि हो सकता है कि ये बार बार घर के अंदर आता होगा और फल लेकर के चल जाता होगा, तो इसीलिए वो अपने रूम से बाहर निकला और पूरे डर के साथ, दिल में पूरा डर लेकर के वो घर से ही बाहर निकला, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस। और ये श्योर था कि वो सांप जो है वो फिर से घर के अंदर आएगा, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑफ ऑल ऑफ अस, सारे फल भी खा लेगा और जितने भी इंसान है घर में उन सबको भी मार डालेगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही कीपर बाहर निकला, आई सॉ कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने देखा कि कारी की पीठ और कारी की ओर, कारी जो है वो पवेलियन की ओर जा रहा है। एंड आई वाज सो फ्राइटेंड एंड आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। फ्राइटेंड का मतलब डर गया। तो कीपर जब वो इतना डर गया था, स्नेक समझ गया था वहां पे, तो कीपर जो इतना डर गया था वहां पे कि वो उसको कारी की कंपनी चाहिए थी, कारी का साथ चाहिए था ताकि उसे थोड़ा हिम्मत मिल सके। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन, मैं उसके पीछे पीछे पवेलियन तक गया। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने उसे वहां पे बनाना खाते हुए देखा। एंड आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट। अब मैं उसे बनाना खाते हुए देख करके पूरा एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड वहां पे रह गया। द बनानास वर लाइंग स्ट्रीwn ऑल अराउंड हिम, अकेले उसके आसपास पूरे फैले हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. वो अपनी सूंड को बाहर फैलाता है और एक जहां पे वो खड़ा है वहां से दूर पे एक जगह पे एक कीला था, तो वहां तक फैलाता है ताकि वो उस तक पहुंच सके। That instant the trunk looked like a black snake. और जब उसने अपने ट्रंक को फैला करके उस केले को पकड़ने की कोशिश किया तो तब उस समय उसका ट्रंक जो एक काले सांप की तरह दिख रहा था। एंड आई रियलाइज्ड दैट कारी वाज द थीफ, और तब उसे पता चला कि कारी ही चोर है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, उसे कान से पकड़ा, एंड जॉयसली शोड माय पेरेंट्स दैट इट वाज कारी एंड नॉट दैट आई हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स। ये तो कारी का कान पकड़ के उसे अपने पेरेंट्स के पास ले गया और उन्हें दिखाया कि ये कारी है जो फल खा रहा था, ना कि वो कीपर इतने दिनों से, 30 वीक्स, इतने सप्ताहों से। देन आई स्कोल्डेड हिम, स्कोल्डेड का मतलब क्या, डांटना। तो कीपर ने फिर कारी को डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम, क्योंकि हाथी जो है वो बच्चों की तरह ही शब्दों को समझ जाते हैं। तो उसने उससे फिर कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। अगली बार उसने उसे फल चुराते हुए देखा तो उसे चाबुक से मार पड़ेगी, मतलब चाबुक से मार पड़ेगी। He knew that we were all angry with him. वो जानता था कि बाकी सब लोग उससे बहुत गुस्से हो चुके हैं, even the servants, यहाँ तक कि नौकर भी। His pride was so injured that he never stole another thing. उसके गर्व को इतना चोट पहुंचा था कि वो आगे फिर कभी कुछ नहीं चुराया। From the dining room, जहाँ खाने की जगह थी, and from then on, और उसके बाद से, if anybody give him any fruit, कोई भी उसको फल भी देता है, he always squealed as if to thank them. तो उसको थैंक करने के लिए हमेशा आवाज निकालता है एज ए फॉर्म ऑफ थैंक कि उसको फल मिल रहा है। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एक हाथी जो है वो अपनी गलती के लिए पनिशमेंट भी स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन अगर तुम उसे बिना कारण के मारोगे, he will remember it and pay you back in your own coin. वो उसे याद भी रखेगा और उसे तुम्हारे ही रूप में जवाब देगा। हाथी उसी रूप में लौटाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं एलिफेंट्स के रिगार्डिंग में। फर्दर, कैरी इज अ फास्ट लिसनर। अब आगे क्या बदलाव आया है कि कारी जो है वो फास्ट लर्नर हो चुका है, जो भी सीख रहा है वो जल्दी जल्दी सीख जा रहा है। फर्दर, ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट। वो हर तरीके की सिग्नल्स और आवाजों को पहचान ले रहा है। देयर इज वन लेसन, पहला पाठ जो है, दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कैरी इज नो एक्सेप्शन। सिर्फ एक तरीके का लेसन है जो कि हर हाथी जो है 5 साल लगाता है सीखने में, और कारी भी कुछ अलग नहीं था इसमें। ओके, तो आगे बढ़ता है स्टोरी कि एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन। एक हाथी को सिखाना होता है कि कब बैठना पड़ता है, व्हेन टू वॉक, कब चलना होता है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना होता है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीरे चलना होता है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। और ये सब चीजें हाथी को सिखाया जाता है एक बच्चे की तरह। इफ यू से धत
एंड पुल हिम बाय ईयर, अगर तुम उसको धत बोलोगे और कान से उसको खींचोगे, he will gradually learn to sit down, तो वो नीचे बैठना सीख जाएगा. Similarly, if you say Mali and pulled his trunk forward, ठीक है, माली बोल के अगर उसके सूंड को आगे की ओर खींचेंगे, he will gradually learn that it is the signal to walk. ठीक है, माली बोल के हाथी के सूंड को, ट्रंक को अगर आगे की ओर खींचेंगे तो वो समझ जाएगा कि उसके आगे चलने के लिए कहा जा रहा है. कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, कारी जो है ये जो माली यानी आगे चलने के लिए, तो वो 3 लेसन्स में ही सीख गया था. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन उसे धत सीखने के लिए यानी कान पकड़ के नीचे बैठने के लिए सिखाने के लिए उसे 3 वीक्स लग गए, 3 सप्ताह लग गए थे. फर्दर ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, और वो बैठने में ज्यादा बढ़िया अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो व्हाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और क्या तुम जानते हो कि एक हाथी को बैठना क्यों सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम. ठीक है, अगर उसे बैठना नहीं सिखाओगे तो वो और लंबा होता चला जाएगा. सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years ओल्ड, और वो 2-3 साल के अंदर ही, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ अ लैडर, तो 2-3 साल के अंदर ही वो इतना लंबा हो जाएगा कि तुम्हें सीढ़ी लगा के उसकी पीठ तक पहुंचना पड़ेगा. इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, इसीलिए उसको धत बोल करके बैठना सिखाना बढ़िया है. सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, और ताकि तुम उसको उसके ऊपर जो पीठ पे आसानी से चढ़ सको, यानी कि सीढ़ी लगाना पड़े. फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, जाहिर सी बात है, आप हाथी को नीचे बैठा रहेगा तो उस पर आप बैठ पाओगे आसानी से, ये नहीं है कि हर बार सीढ़ी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा हाथी पे चढ़ने के लिए. तो धत सीखने में इसे जल्दी से थोड़ा समय लग गया कारी को. फर्दर द मोस्ट डिफरेंट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल. मास्टर कॉल एक तरीके का कॉल है, तो किसी भी हाथी को सिखाने के लिए बहुत ही मुश्किल कॉल है. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. अभी यहाँ कहा जा रहा है कारी को, किसी एलिफेंट को, कि किसी भी एलिफेंट को ये सीखने के लिए, मास्टर कॉल सीखने के लिए कम से कम 5 साल लग जाता है. द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड. ठीक है, मास्टर कॉल जो है एक अजीब तरीके का हिसिंग और हाउलिंग साउंड है. एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. अब दोनों साउंड ऐसा है जैसे सांप और शेर दोनों लड़ रहे हो, तो सांप का हिसिंग एंड टाइगर का हाउलिंग, तो ये दोनों मिलकर के आवाज आ रहा है, तो ये मास्टर कॉल में. एंड यू हैव टू मेक दैट काउंट ऑफ नॉइज इन हिज ईयर. और ये मास्टर कॉल जो है ये एलिफेंट के कान में बोलना होता है. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. क्या तुम जानते हो कि एक हाथी को क्या करना चाहिए जब तुम उसको मास्टर कॉल देते हो? ठीक है, मास्टर कॉल यानी उसको टाइप ऑफ नॉइज है, टाइप ऑफ वॉइस है जो कि हाथी पहचानता है. तो ये आवाज सुनकर के हाथी को क्या करना चाहिए? ओके, तो क्या करता है कि इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर तुम जंगल में खो जाते हो, एंड देयर इज नो वे आउट, और ऐसी जगह पे खो जा रहे हो जहां से तुमको रास्ता नहीं पता है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सब जगह सिर्फ काला ही काला है, सिर्फ ऊपर में आसमान दिख रहे हैं और उस आसमान में लगे हुए तारे दिख रहे हैं. तो इतने घने जंगल में ऐसी जगह पे फंस गए हैं. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, तो अब और ज्यादा कहीं ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम खो चुके हो, यानी तुम जान रहे हो कि जहां पे भी रहते हो वहां से दूर पहुंच चुके हो, इसलिए और ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं रहेगी. द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल. तो सबसे पहली जरूरी कॉल रहे काम रहेगा उस समय वो जंगल में मास्टर कॉल देना. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक पेट हाथी है, तुम जानते हो कि हाँ मेरे पास एक हाथी है, तुमने ट्रेन किया है उसको, तो ये जो मास्टर कॉल है, तो वो जो सबसे जरूरी काम रहेगा उस समय में ये मास्टर कॉल देना. एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री, और एक ही बार में एलिफेंट जो है वो पेड़ उखाड़ना शुरू कर देगा. इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने, हाथी के सामने में जितने पेड़ आएंगे उन सबको उखाड़ना शुरू कर देगा विथ हिज ट्रंक, अपने सूंड की मदद से. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इससे जो है उससे आसपास के जितने भी जानवर हैं वो सब भी डर के भागने लग जाएंगे. ओके, तो ये मास्टर कॉल सीख जानने के बाद, तो ये लगभग इसको में कम से कम किसी भी हाथी को 5 साल लग जाता है, तो कारी को भी 5 साल ही लगा ये सब सीखने में, क्योंकि वो भी बाकी हाथियों की तरह था, ज्यादा तो कुछ अलग नहीं था. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे जंगल के पेड़ जो है वो सब गिरते जा रहे थे, कारी ने एलिफेंट उसको तोड़ते जा रहा था. मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, तो बंदर भी जो है जो सोए हुए थे, अब रात का समय था, सिर्फ तारे दिख रहे थे, तो बंदर जो पेड़ की टहनियों पे, ब्रांचों पे, शाखाओं पे सोए हुए थे, तो उनकी भी नींद टूट गई. एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक शाखा से दूसरा शाखा भागने लगे. तो आप इमेज में देख सकते हैं बंदर दिखे हुए, डियर दिख रहा है, हिरन दिख रहा है, शेर दिख रहा है, और एलिफेंट जो है वो ट्री को उखाड़ के ले जा रहा है.
यू कैन सी देम इन द मूनलाइट। ओके, सब जानवर दिख रहे हैं, ये जो मंकीज हैं ब्रांच से ब्रांच कूद रहे हैं तो वो सब मूनलाइट में सब दिख रहा है। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। स्टैग्स का मतलब हो गया डियर। ओके, हिरण के फॉर्म को कहते हैं स्टैग। तो और आसपास की जगह में पेड़ की टूटने की आवाज से, अब जंगल के सन्नाटे में पेड़ का टूटने का आवाज भी बहुत ही गुर्राहट जैसी होती है। तो अब हाथी इस तरीके का काम कर रहा है तो वो जो है तो इसलिए आसपास के हिरण जो है वो भी बहुत तेजी से भाग रहे हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और दूर में शेर के भी चिल्लाने का आवाज सुनाई दे रहा है कि इतनी रात को क्या हो गया, तो शेर भी गुर्रा रहा है। इवन ही इज फ्राइटेंड, यहां तक कि शेर भी डरा हुआ है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। लेकिन हाथी जो है अपने रास्ते में आने वाले जितने भी पेड़ हैं उन सबको उखाड़ते जा रहा है। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. ओए, तो जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम वो जो हाथी है उसने एक रास्ता बना लिया है जंगल से तुम्हारे घर तक। अब यहाँ हाउस कहा जा रहा है कि जहां से तुमने उसे मास्टर कॉल दिया था। ओके, अगर आप घर पे होते तो इस स्टोरी में इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल का शब्द का इस्तेमाल नहीं होता बच्चों। ओके, तो यहाँ हाउस कहा जा रहा है कि आप जहां पे भी खो गए थे और जहां से भी आपने मास्टर कॉल दिया तो वहां पे वो हाथी जंगल के पेड़ को तोड़ते हुए भी आपके सामने पहुंच जाएगा। सो दिस इज द स्टोरी इंक्लूडिंग द एलिफेंट कारी। इस स्टोरी में कारी को इंक्लूड करके इस स्टोरी को बनाया गया है। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। ओके, धन गोपाल मुखर्जी। और इसको जिस नॉवल से लिया गया है वह है कारी द एलिफेंट। अगर बच्चों किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और किसी भी तरीके का स्टडी रिलेटेड हेल्प के लिए आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वेरियस सोशल मीडिया फॉर्म्स प्लेटफॉर्म्स पे भी है, तो आप सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।